चौकन्ने रहें। नाज़रीन, यूथ फोरम के आज के शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान फैजान कुरैशी। नाज़रीन, जवानी वो जज्बा है जो इंसान को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। जवानी वो ताकत है जो हालात के रुख को मोड़ देती है। नौजवान अंदेशों से खौफजदा नहीं होता है, बल्कि नौजवान कौम का मैमार और अजीम सरमाया है। किसी भी मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए नौजवानों का कलीदी और अहम रोल रहता है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल नौजवान को मुखातब होकर फरमाते हैं, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। नाज़रीन, आज के यूथ फोरम के शुमारे में हमने नौजवानों का हौसला बुलंद करने के लिए और जो नौजवान लिखने और पढ़ने का शगफ रखते हैं उनकी राहबरी और रहनुमाई के लिए कुछ नौजवान मुसन्निफीन और कलमकारों को मदऊ किया है, जिन्हें साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार लेने का एजाज भी हासिल है। आइए सबसे पहले इनका तारुफ कराते हैं। मेरे दाएं जानिब तशरीफ फरमा है मारूफ कलमकार, नकाद और जुआ कश्मीर की सबसे बड़ी अदबी तंजीम के सेक्रेटरी जनाब फारूक शाहीन साहब। आप हैं सागर नजीर साहब, आप एक मारूफ शायर और कल्चरल फोरम के आप सरपरस्त हैं। और मैं बाएं जानिब तशरीफ फरमा है मारूफ अफसाना निगार राजी ताहिर साहब, और आप हैं शॉर्ट स्टोरी राइटर दीबा नजीर। मैं आप सभी मेहमानान का आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। जी फारूक साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको गाश मलर किताब जो तनकीद के हवाले से है, लिखने पर युवा पुरस्कार मिला। इस किताब में आपने क्या कुछ लिखा है, इस हवाले से हमारे नाजरीन को आप जानकारी फराहम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान कुरैशी साहब यहाँ बुलाने के लिए। मेरी जो ये गाश मलर किताब है, ये इसमें जो मज़ामीन है वो ज़्यादा तनकीदी और तहकीकी मज़ामीन है। 2008 में मैंने इस किताब को लिखना शुरू किया और 2010 में ये छप गई, और फिर सबसे पहले 2011 में साहित्य अकेडमी दिल्ली की तरफ से युवा पुरस्कार को इंट्रोड्यूस किया गया। साहित्य अकेडमी दिल्ली जो नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स है, जो पूरे हिंदुस्तान में जो युवा हैं या मैन अवार्ड्स देते हैं, तो ये उनको रिकॉग्नाइज करती है नौजवानों को। तो सबसे पहले 2011 से ये शुरू हुआ युवा पुरस्कार का ये एजाज़। तो उस साल मेरी किताब तैयार नहीं हुई, लेकिन 2012 के लिए मैंने इसके लिए वहाँ छोड़ दिया, तो उसमें वो सिलेक्ट होगी। तो इसमें जो मज़ामीन मैंने लिखे हैं उनमें है कसीदे बुर्दा अख्तकबली साम। और कसीदा बुर्दा बुसैरी ने लिखा है, अरबी में लिखा है, और उसका ट्रांसलेशन उर्दू में भी हुआ है, कश्मीरी में भी हुआ है, और दुनिया की बहुत सारी ज़ुबानों में हुआ है। तो मैंने इसकी तहकीक की है, और इसका ट्रांसलेशन उर्दू में भी पढ़ा है, कश्मीरी में पढ़ा है, अरबी में भी पढ़ा है, और फिर इस पर एक अच्छा सा खासा मजमून लिखा है और तहकीकी मजमून लिखा है। और उसमें भी फिर मैंने उस मजमून को कश्मीरी में लिखा था। मौलाना नूरुद्दीन कारी और मुश्ताक कश्मीरी साहब ने भी इसका ट्रांसलेशन कश्मीरी में किया है, और उर्दू में किया है बहजाद साहब ने, और अरबी में बुसैरी ने इसको लिखा। अब्दुर्रशीद नाज़की साहब ने भी इसको ट्रांसलेट किया है उसमें कश्मीरी में। तो फिर मैंने इसका तकबली वहाँ जायज़ा लिया है, तो उसको फिर अपने जो ख्यालात हैं उसको पढ़ के, चाहे मैंने नाज़की साहब का वो पढ़ा है इसका ट्रांसलेशन, या बहजाद साहब का, या वो अरबी में पढ़ा है बुसैरी का, तो मैंने उसका जो तकाबली किया है, तो मुझे ये लगा कि बुसैरी ने जो ट्रांसलेशन जो कसीदा बुर्दा लिखा है, इसका मतलब वो ट्रांसलेशन अच्छा है या कश्मीरी का ट्रांसलेशन अच्छा है।
تو اس کا میں نے تقابلی کیا ہے، تقابلی مطالعہ کیا ہے، اور میں نے وہ میرا پہلا مضمون تھا اس کتاب کا. اور دوسرا ہے میرے رحمان راہی صاحب کو آپ جانتے ہیں، جو گیان پیٹھ ایوارڈ یافتہ شاعر ہیں. تو اس کی زندگی جو زندگی کا اس کا کنٹریبیوشن اور اس کی پوری لائف، اس کی زندگی اور اس کے ادبی کارنامے، اس پر میں نے ایک دوسرا مضمون لکھا ہے. اور اس کی شاعری پہ بحث کیا ہے، اس کی جو تنقیدی مضامین کہاوٹ میں جو چھپے ہیں، اور شعر سناسی اس کی دوسری کتاب ہے، یا سیاہ رد جرن مز اس کی زبردست شاہکار نظمیں ہیں، ان پر میں نے ایک تحقیق مقالہ لکھا ہے، وہ دوسرا مضمون ہے. اور اس کا تیسرا مضمون ہے امین کامل کی شاعری ہر دوا اور کوکر جنگ کے آئینے میں. تو اس پر میں نے وہ وہاں بحث کیا، اور کچھ مضامین ہیں، اور کچھ کتابوں پہ میں نے بہت اچھے تبصرے لکھے ہیں، ان پر تجزیہ کیا ہے. اس بارے میں آپ سے مزید جاننا چاہیں گے کہ ساغر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی شاعری میں عموماً کن کن موضوعات کو موضوع سخن بنایا ہے، خاص طور پر جس کتاب پر آپ کو یوا پرسکار ملا ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو جانکاری فراہم کیجیے. جہاں تک میری کتاب کا تعلق ہے تھر آنگنچ، جو 2013 میں چھپ کے آئی، یہاں پہ شاعری لکھنے والے بہت سارے شاعر ہیں جو لکھتے ہیں. میں نے ایک الگ کوشش کی، میں نے جو وہ کتاب تھر آنگنچ لکھی، اس میں کچھ ایسے موضوعات میں نے شاعری میں لائے، جیسے کہ ہمارا پاسٹ، ہمارا جو کلچر، ہمارا جو تمدن تہذیب کشمیر کا تھا، وہ آہستہ آہستہ اب جو ہماری نئی پیڑھی ہے ان کو اس دور کے بارے میں بالکل بھی خبر نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے غزلوں میں ہمارا جو پاسٹ، ہمارے جو دادا پردادا، جو ان کی زندگی تھی، ان کا جو لائف سٹائل تھا، یا اس دور کا جو کھان پان تھا، یا ہمارے کشمیر کا جو رچ جو ہمارا کلچر ہے، اس کو میں نے لایا اور غزلوں میں، نظموں میں میں نے ان کو جگہ دی. یہی خاص بات ہے اس کتاب کی. اس کے علاوہ اس میں اور بھی کچھ نظمیں ہیں جو ہمارے سماج میں کچھ درپیش مسائل ہے، ہماری عورتوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. ہاں بالکل، میں نے کوشش کی ہے. یا ہمارے جو ٹریڈیشنل جو کچھ گیت تھے یہاں پہ، اب دیکھیں کہ ہمارا ایک رواج تھا کشمیر میں، جب ہمارے کسان لوگ کھیتوں میں کام کرتے تھے تو وہاں پہ نند برد گائے جاتے تھے یا تھج برد تھے. ہمارے ایک یہاں پہ ایک مصرع ہوا کرتا تھا، وہ یہاں میں بیرے بیرے نادس. لیکن مجھے لگا کہ آج کے دور میں اس لوگوں کو اس کو بلایا ہے، بالکل نظر انداز کیا ہے. میں نے اس کو ایک نیا طرح دیا اور لوگوں کے سامنے لایا. لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا. اس کے علاوہ بالکل اور ہمارے جو نند برد جو اکثر ہمارے کھیتوں میں ہمارے کسان لوگ گایا کرتے تھے، ان چیزوں کو بھی میں نے اس کتاب میں لایا، شاعری میں جگہ دی. تو شکر ہے اللہ کا کہ لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا. تو میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ لوگوں نے بہت سپورٹ کیا. اور اسی کتاب کو پھر 2019 میں ساہتیہ اکیڈمی کا یوا پرسکار ملا. جی بہت شکریہ. جی راضی طاہر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ ایک افسانہ نگار ہے، تو آپ نے اپنی کتاب کے ذریعے جس پر آپ کو یوا پرسکار ملا، کن چیزوں کو ابھارنے کی کوشش کی ہے؟ پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. میں راضی طاہر ضلع اننت ناگ کے ایک جنوبی علاقے سے وابستہ ہوں جس کا نام کنگام ہے. بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے جو ادب و ثقافت کے لحاظ سے پورے ہندوستان میں جانا جاتا ہے. میری ایک کتاب 2019 میں چھپی ہے اور 2021 میں اسے یوا پرسکار ایوارڈ ملا ہے. مین جو تھیم تھے جو میں نے قلم بند کیے ہیں وہ تھا ڈاوری، فیمیل انفینٹیسائڈ، بردرہڈ، یونٹی، اور بھی بہت سارے مضامین ایسے ہیں جو میں نے جان بوجھ کر اس میں لائے اور انہیں اجاگر کرنے کی کوشش کی. جی دیبا، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ ایک شارٹ سٹوری رائٹر ہے، آپ نے اپنی کتاب کے ذریعے لوگوں تک کیا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور کیا خاص تھا آپ کی کتاب میں جس کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کتاب کو یوا پرسکار ملا؟ دیکھیے فیضان، اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ زندگی کیا ہے تو میں کہوں گی زندگی ایک کہانی ہے. تو میں نے اپنے کام کو ایک شکل دی کہانیوں میں. جو بھی میں محسوس کرتی ہوں تو کہانی کا رنگ ڈال کر اس کو کہانی بنا دیتی ہوں. تو میری کتاب کا نام زرین زخم ہے. زرین زخم، بالکل. 2017 میں یہ چھپی اور 2018 میں یوا پرسکار ایوارڈ کے لیے یہ نامنیٹ ہو گئی. تو اس میں جو ٹاپکس ہیں، مین ٹاپکس، کیونکہ بحثیت ایک عورت
वैसे देख बेटी लड़की, ज़्यादातर लड़कियों की बात इसमें है। और मैं ताल्लुक़ रखती हूँ शहरी खास से, बिल्कुल। तो क्योंकि शहरी खास में एक रिवाज हुआ करता था, हमारे बचपन में लाइट नहीं हुआ करती थी, तो शाम को बैठकर, क्योंकि और हम लोग अपने दादा दादियों के साथ रहते थे, चाचा चाचू के साथ रहते थे, वो कहानियाँ सुनाकर हम अपने आप को एंटरटेन कहानियों से करते थे। हमारे पास कोई और चीज़ नहीं थी खुद को खुश करने के लिए, तो हम कहानियाँ ही सुनते थे। और वो कहानियाँ अब तक मुझे याद थी जब तक मैं बड़ी हो गई, और उन्हीं कहानियों को मैंने ज़ुबान दी। चाहे कुछ भी मैं महसूस करती हूँ, उसको कहानी का रंग देकर उनको कलमबंद करती हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शाहीन साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चूँकि आप एक तनकीद निगार है, नकाद है आप, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तख्लीक और तनकीद में क्या फ़र्क है और तनकीद की अहमियत क्या है? देखिए फैज़ान साहब, जो तनकीद है, जी, तनकीद का मौजू बहुत ही वसी मौजू है। अगर आप देखेंगे कि जो लैंग्वेजेस में पीजी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वहाँ मुख्तलिफ पेपर्स हुआ करते हैं। शायरी का अलग होता है, ड्रामा का अलग होता है, शॉर्ट स्टोरी का अलग होता है, और लिंग्विस्टिक्स का अलग होता है। इस तरह से क्रिटिसिज्म का भी एक अलग पेपर होता है। ये तनकीद बहुत ही वसी मौजू है, और इसके मैं मोटे अल्फाज में ये कहूँगा कि तनकीद लफ्ज़ है, इसके लफ्ज़ी माने हैं फ़र्क करना, खरे और खोटे में फ़र्क करना। तनकीद जो है, इसके मतलब हर लफ्ज़ के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल। एक होता है खरा और दूसरा होता है खोटा। बिल्कुल। और ये तनकीद जो है, ये फैसला करती है खरे और खोटे में, ये मयार मुकर्रर करती है, ये वजाहत करती है, ये तज्जिया करती है, ये मयार मुकर्रर करती है। मतलब किस फनकार का कितना मयार है। जब आप कोई फन पारा पढ़ेंगे, चाहे अफसाना पढ़ेंगे, नज़म पढ़ेंगे, गज़ल पढ़ेंगे, बिल्कुल, या कोई नावल पढ़ेंगे, तो नकाद का काम क्या है? जो तनकीद करता है, बिल्कुल, उसका काम ये होता है कि वो इसकी खामियों को निकाले, उभारे, इसकी खूबियों को भी उभारे, खूबियों को भी और खामियों को भी उभारे, और खूबियों को भी। वो जनवन नकाद होता है, जनवन नकाद। वो तामीरी तनकीद करता है, वो सिर्फ नुक्ताचीनी नहीं करता है, वो कीचड़ नहीं उछालता है, बल्कि वो जो तनकीद होते हैं वो कौमों के लिए ज़रूरी है, वो किसी फनपारे के लिए भी ज़रूरी है, वो अदब के लिए बहुत ज़रूरी है। टी.एस. एलियट कहता है कि जिस तरह जिंदगी के लिए हवा बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, इसी तरह जिंदगी के लिए तनकीद भी ज़रूरी है। जी, यानी जिस तरह जिंदगी के लिए सांस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे इंसान को अपनी खामी को टटोलने का मौका मिलता है। हाँ, इसीलिए अदब को बिल्कुल फरोग देने के लिए, इसको संवारने के लिए, बिल्कुल, तनकीद का नकाद का काम यही होता है कि वो फन और फनकार का मयार मुकर्रर, बिल्कुल, तो इसको संवारने के लिए वो काम करता है। अब तनकीद और तख्लीक में क्या फ़र्क है? तख्लीक जो होता है वो कोई क्रिएशन होती है, जैसे मैंने कोई नज़म लिखी, मैंने कोई गज़ल लिखी, मैंने कोई शॉर्ट स्टोरी लिखी, वो मैं क्रिएट करता हूँ, वो मैं तख्लीक करता हूँ, वो मैं खलक करता हूँ, और तनकीद इसके पीछे पीछे होती है। बिल्कुल। जो बड़े बड़े फनकार होते हैं वो क्या करते हैं? जो वो तख्लीक करते हैं, साथ साथ में उन्होंने पढ़ा भी होता है किसी की शायरी। मुझे अब मैं बचपन में हुआ करता था, तो मैं किसी को मुझे ज़रूरी फॉलो करना है। सही बात। मैंने महजूर को पढ़ा है, मैंने अब्दुल अहद आज़ाद को पढ़ा है, मैंने लाल देद को पढ़ा है, मैंने शेखुल आलम को पढ़ा है, तो मेरे जहन में इनके नकूश हैं। तो मैं जब शेर लिखने की कोशिश करूंगा तो मैं इनको फॉलो करूंगा। तो फिर जब मैं खुद शेर लिखूंगा तो मैं सोचूंगा कि उन्होंने कैसे शेर लिखे हैं, उनमें मानी आफरीनी कैसे पैदा हुई है, उनमें शेरियत कैसे पैदा हुई है, उनमें तख्लीकियत कैसे पैदा हुई है, उन शेरों में कैसे रवानी पैदा हुई है, उन शायरों ने कैसे अपने शेरों में अल्फाज तराशे हैं, रदीफ कैसे इस्तेमाल किया है, काफिया कैसे इस्तेमाल किया है। तो एक नकाद का काम यही होता है, जब वो तख्लीक कुछ करता है तो उसके साथ साथ वो अपने इस तख्लीक को साथ साथ में वो तनकीद भी करता रहता है, ताकि उसका जो फन पारा है वो अच्छे से बन पाए। जी सागर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एक शायर है, एक नव आमोज शायर जो है वो किस तरह से शायरी के उसूल और उरूज से। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए, और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे फिक्र मत कीजिए, एहतियात बरतेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए इधर, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, महफूज और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। सीख सकता है। देखिए फैजान साहब, एक अच्छा सवाल किया है आपने।
शायरी के दो किस्म हैं जी, एक आमद एक आवर्द। बिल्कुल, वो शायरी जो अंदर से दिल से आवाज़ जो आती है, बिल्कुल, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, और दूसरी शायरी जो कोशिश करके लिखी जाती है। अक्सर शायरी युजन खुदादाद सलाहियत आसान, बिल्कुल, तो शायरी गोडनेथ वन बह शायरी खतर डिग्री जरूरी कहीं, तो ज कस्म आमद तो आवर्द। अख सह शायरी युजन दिल मज वज, ब्याक सह शायरी युस जबरदस्ती ही कर। बिल्कुल, तो यथ दौरस मज वनकस बहुत सारे शायर ऐसे हैं, लिखने वाले ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे जो एक बरमाड आ गई लिखने वालों की, उसमें बहुत सारे शायर लिख रहे हैं। तो मेरी उनसे एक ही इल्तिजा है, एक ही गुजारिश है कि वो लिखे, लेकिन सबसे पहले हमारे जो उस्ताद शायर हैं उनको पढ़े। बिल्कुल, और एक बात, जदीद दौर में अब नए नए तकाजे, नए नए तजुर्बे हो रहे हैं शायरी में, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक हम रिवायत को साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक हमारी शायरी कमज़ोर है। क्योंकि और दूसरी बात, शायरी में वो ज़ुबान इस्तेमाल होनी चाहिए, अक अहम फहम ज़बान युजन परन वलिस तो बोजन वलिस आसन इंसान फिक्र तय। बिल्कुल, अगर शायरी मजन तमिस डिक्शनरी पे इस्तेमाल करें तो उस लिहाज से शायरी फिर कमज़ोर पड़ जाती है और तचन तीस वंस आसान पत कहीं। और वही शायरी लिखनी चाहिए जो लोगों को बराह रास्त समझ आए, जो लोगों को लगे कि ये मेरा ही दर्द है, मेरी ही ज़िंदगी के जो कुछ मसले मसाइल है उसी को इन्होंने कोट किया है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया जी। ताहिर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अफसाना लिखना जो है ये एक बहुत मुश्किल फ़न है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो भी लोग इस फ़न में, जो भी नौजवान इस फ़न में तबा आजमाई करना चाहते हैं, उनको किन चीज़ों की ख्याल रखने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले जो अफसाने की टेक्निक है, तकनीक है, उसे बहुत जानने की ज़रूरत है। बिल्कुल, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कलम उठाया और कोई कहानी लिख डाली। बिल्कुल, वही में लहू टपकता है जिगर से तो बन जाता है अफसाना। वो फिर एक कहानी ही रह जाएगी कथ रोज से, बिल्कुल, न कि रोज से अफसाना। अफसाना पन टेक्निक शायद, बिल्कुल, यमिक जन क्या तरकीबी जूज तो गोड़ पज इंसानस गोड़ पज लिखरिसन तिम अफसान तकनीक पढ़ें, तम पत पज पता अफसाना लिखुन। बिल्कुल, और जहाँ अगर मैं बात करूं इसकी ज़बान की, बिल्कुल, तो वो बहुत ही सादा होनी चाहिए अफसाने की जो ज़बान है। जी बिल्कुल। बट एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो हमारे पंडित बरादरी से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल, जो वादी के उस पार हैं, वहाँ पे अभी जो कश्मीरी ज़ुबान की सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। मुझे नहीं लगता है कि नई पीढ़ी में कोई वहाँ पे कश्मीरी में लिख रहा है। सागर साहब, मैं आपको बताता चलूं कि नई अगर वो नई पुई मजन नई पुई हिंद अदीब अगर वो मे बासान कि तह अदीब नजर मे गम बासान अगर नई पुई हिंदन अदीबन हज वंस मुशखस करो 40 ताम, बिल्कुल, मे बासान कि इंजीनियर विनोद, रिंकू कोल, लेकिन विजय वली, इनकी भी एज अब 40 से अबो हो रही है। तो मुझे बताइए कि वहां पे अभी जो जुबान का गलबा है वो तो डोगरी का है, इंग्लिश का है और हिंदी का है, और कश्मीरी जुबान वहां पे मर रही है, तड़प रही है। और ये एक अलमिया है, ये एक ट्रेजेडी है कश्मीरी जुबान के साथ। जी जी जी। दीबा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने भी ये देखा होगा, अभी बच्चा 12th में ये पढ़ता है, उसकी 2 किताबें शाया हुई होती है। आजकल जो उनमें कोई मयार नहीं होता है, बस किताबें लिखी जाती है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे और किस जावे से देखते हो आप इसको? मैं एक चीज़ बोलूँगी कि हमारी वो जनरेशन है, वो हम उस एज से ताल्लुक़ रखते हैं। आज से 20 साल 25 साल पहले तो ये कल्चर हुआ करता था कि बड़ों के साथ हम छोटे रहा करते थे, तहजीब सीखते थे, ज़बान सीखते थे, चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, पायलट बने, लेकिन ज़बान तो हमें पूरी तरह से हमें कश्मीरी ज़बान जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो उसमें बात करते थे। लेकिन आज की बात अगर हम करें, आज तो हमारा बच्चा ना दादा दादी के साथ रहते हैं, ना फूफा फूफी के साथ रहते हैं, बल्कि सिर्फ अपने माँ बाप जो बिजी स्केड्यूल जिनका है, जो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी है,
وہ جب لکھ لیتے ہیں ان کا مطالعہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے. اگر 20 سال کے بعد ایک جوان لکھتا ہے تو بھی اس نے 5-6 کتابیں تو پڑھی لکھنے کے لیے مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے. مطالعہ بہت ضروری ہے, انسپریشنز بہت ضروری ہے. جب میں اروندھتی رائے کو پڑھوں گی, جب میں وہاب خار کو پڑھوں گی, یلب نسیم شفائی پرن, یلب شاد رمضان پرن, یلب عزیز حجنی پرن, تیلی ان میں منز لفظ ژارن ہند لفظ راش ای میں نش اک خزان ای میں نش تیلی ہیک بہ قلم بند کا کہانی کرت. میون ونن چھُ یم زن ینگ جنریشن چھ تمن خاطر چھُ مطالعہ کتاب بناون, کتاب چھاپ کرن چھن بڑ کتھ کینٛہہ بلکہ تتھ مز گژھِ آسٕنۍ کوالٹی. تکیازِ اگر تم آز ونکس اکھ پاز نن, واریاہ یوتھ چھُ, بہٕ چھس بہٕ تہِ استاد تمن ونان, بہٕ تہِ ٹیچر, تکیازِ میٲنۍ سٹوڈنٹس تہِ چھِ 7th 8th 9th 10th مز پران, تم تہِ چھِ ونان کہ اَسہِ چھِ کتاب لیکھٕنۍ, بلکہ تمن چھُ شاید یہ باسان کہ کتاب لیکھِتھ بنو أسۍ اکھ رائٹرن منٛز یِمو أسۍ شُمار گژھن, شُمار گژھن مگر کوالٹی آسہِ نہٕ تتھ منٛز, کوالٹی یی تیٚلہِ ییٚلہِ تِم کتابہٕ پرن. آج کل لوگ جو کوانٹٹی پہ زیادہ فوکس کرتے, کوالٹی پہ نہیں. جی فاروق صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک شاعر, ایک قلمکار, ایک رائٹر کے لیے عالمی ادب کا مطالعہ کرنا کتنا ضروری ہے؟ اگر ہے تو کیوں ہے؟ کیوں ایک ادیب, ایک شاعر, ایک قلمکار رومی کو پڑھے, اقبال کو پڑھے, امراء القیس کو پڑھے, یا جو باقی بڑے قلمکار ہیں, اس سے کیا فائدہ ملتا ہے ایک قلمکار کو, ایک رائٹر کو؟ یمو وون کہ ات مشن کوالٹی آسان کی, یہ پوز ات مشن کوالٹی آسان کی, نو موز قلمکار چھو, مگر پرت کامہ مز ایک ارتقا ہوتا ہے اس کا, ہنگ تو منگ گھس وات سہ عروجس پہ کہیں. بالکل اگر تھی لل دید وچھون, لل دید یم سات سن شاعری پران اس میں کتنی آفاقیت ہے, سہ ایک عروجچ کت کران. بالکل مگر تم مطلب گوا تیل برو تمس برو آسی نہ شاعری کی, یعنی تمس برو اس اخ زیشت روایت اس ہسٹری مز ملان کہین. اتھے پہ لکٹ لکٹ بچ شاعری کران یا کتاب لکھان, ان مجھ اخ ارتقائی عمل اتھ پہ شروع گژھان. یوتامت یہ لکھن تم یہ کتاب توتامت ہیکن نہ تم برکن, تکیاز ام سچ اخ ایکسپیرینس گژھان, اخ تجربہ گژھان. تو ات سوالس سۭتۍ تہند سوال کہ عالمی ادبک مطالعہ کیازِ چھُ ضروری؟ عالمی ادبک مطالعہ أکس جینون فنکارس خاطر واریاہ ضروری. کیا ضروری؟ تکیاز اس کا دماغ جو ہے, اس کا ذہن جو ہے, اس میں وسعت پیدا ہوتی ہے, اس کے تجربات میں اضافہ ہوتا ہے, اس کے مشاہدات میں اضافہ ہوتا ہے. یوتام سہ پرِ توتان کیا ہے لکھی. دیبا جی نے کہا کہ لفظ راش کتی, یہ جو الفاظ کا خزانہ ہے یہ کہاں سے آئے گا؟ نظریات کا خزانہ ہے. مطلب جب تک میں یونان میں جا کر افلاطون کو پڑھوں, ارسطو کو پڑھوں, وہاں کی ٹریجڈیز پڑھو, وہاں کی کومیڈیز پڑھو, یوتانہ تم کومیڈی تو تم ٹریجڈی یم ارسطوون تو یم افلاطون اصول لٹریچرس خاطر پید مطلب وضح کرمت, یوتانہ تم اصول آج میں ایک سیمینار میں تھا, وہاں افلاطون کی اس پلاٹ کی بات ہو رہی تھی کہ آز تامت ون تھوڑا بہت غیر واضح. بالکل یہ پور واضح گومت کی. یہ وضاحت کتی, یہ وضاحت یل عالمی ادبک لٹریچر پرو, یل لل دید پرو, ات ست رومی پرو, اقبال پرو, شیرازی پرو, افلاطون پرون, یا عربی ادبک بڑ بار تھونگ پرو, توتامت بیٚیہِ بیاکھ چیز گژھان کہ اس کت پہ ہیکو پن زبان اعلیٰ بنائت. بالکل اعلیٰ ہیکو تیل ونان رحمان رحیس یہ سا بین الاقوامی سطحک اخ شاعر, بین الاقوامی سطحک اخ نقاد. کیازِ ہیکو ونت یل تم عالمی ادب پور, یل تم انگریزی ادبک پور سنجیدہ مطالعہ کور, یونانی ادبک سنجیدہ مطالعہ کور, عربی ادب سنسکرت ادب ہندی ادب زیوٹھ مقال لکھمت کہ تم سن وچمت تم سن شاعری مز کیا مطلب یونانی ادبچ ژھایتہٕ گراے چھ تتہِ, انگریزی ادبچ ژھایتہٕ گراے. ٹی ایس ایلیٹ یم سات چھُ پران سہ چھُ رحمان رحیٖم شاعری مز اتھ یوان. اتھے کن افلاطون یل بہ پران سہ یا فارسی شاعر فارسی شاعری پہ تمس ہولڈ, فارسی زبان پہ تمس ہولڈ. یل فارسی زبان بہ پران مے تم ژھایتہٕ گراے رحمان رحیٖم شاعری مز اتھ یوان. گو رحمان رحیٖم کم بنو تیل عظیم شاعر, بوڑ شاعری. یا شیخ العالم یا لل دید تمو کور سنسکرت زبان ہند زبردست سنجیدہ مطالعہ. پالی زبان ہز کتاب آس شیخ العالم سن گفہ مز آئی تم لبنہ. گو سہ اکس عروجس پہ کیازِ وٲژ سن شاعری, تکیاز ییٚلہِ باقی زبانن ہند باقی عالمی ادبک تمن مطالعہ اوس تیلے ہیکو مطلب پنہ زبانی خدمت کرت. جی ساگر صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج
प्रिंट पेज की जो करेंसी है वो कम होती जा रही है। आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, एक शायर जो है सोशल मीडिया पर अपनी गज़ल या कोई अफसाना है, शॉर्ट स्टोरी है, वो पोस्ट करते हैं तो उसको बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन वो कमेंट्स जो है वो मेरिट पे नहीं होते हैं। अगरचे इससे पहले कोई तकरीब होती थी, वहां पर जो लोग होते थे वो खुद मयारी होते थे, वो शेर शनास होते थे, अदब शनास होते थे। लेकिन किस तरह से देखते हैं आपको जो सोशल मीडिया है उससे एक शायर को क्या फायदा मिला और इससे क्या नुकसान आते एक राइटर के लिए? देखिए फैजान साहब, ये भी एक अच्छा सवाल है जी। गोडनिच कथ सोशल मीडिया वारिया शायर ब्रोह इसमें बड़े वोन बिल्कुल, तो लेकिन अख बदकिस्मती यह काकुद गो गब अक्सर यम कुछ जाए महफिल गसान तो कागजस पे शायर अनान सो पे पढ़ान तत वनकस मोबाइल चंद मज कड़ान तो तम पे पढ़ान तो मे बासान ये चीज़ ठीक कहें। तो हमारे जो पुराने शायर हुआ करते थे घर से किसी कागज पे लिख के लाते थे और एक अच्छा रिवाज था, अच्छी बात थी, वो अब दिन ब दिन कम होता जा रहा है। बिल्कुल। और दूसरी बात जो शायरों की भरमार है आज, अच्छे लिखने वाले हैं, वो खुशी की बात है। नई नई लेखन वाल जबरदस्त ब्रोहन तो मगर कत कर बेत ऐड यम जन सीनियर शायर या यमो जन अत फील्डस मज नाव कमोमुत तिमन पज तिहज हौसला अफजाई करें तिकाज कह शायर समखे मे पतम फिर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स मज शायरी मुकाबल ये मे कह लकट नवामो शायर समखे अस बड़ शायर हर्ट करान तिम दपान तुम लेखन तगान कहें तुम बाहर सोद कहें योताम तमन हावो बिल्कुल वत क्या बाहर क्या कितन क्या पकुन तोताम कत हेचन तम। बिल्कुल। रजीद ताहिर भगत साहब ने अभी एक बात की कि जम्मू सूबे में अब लिखने वालों की कमी हो रही है। हाँ, इसकी एक वजह है कि जो कुछ शायर ऐसे हैं जो उनको नज़रअंदाज करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है या उनको उनकी जो लिखाई पसंद नहीं आती है। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक हम नई पौध को इस ओर रागिब नहीं करेंगे, उनका हौसला नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारे लिखने वाले कैसे पैदा होंगे। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो है इनको हमें ख़त्म करना है और हमें चाहिए कि नई पीढ़ी को लिखने की ओर ज़्यादा रागिब करे, उनको मौका दे, उनको स्टेज फराहम करे और जो शायरी के तकाजे हैं, जो पैरामीटर्स वगैरह है, उनको सिखाए जी, तभी हम आगे जा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जी राजी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अफसानों के ज़रिए लोगों तक क्या मैसेज पहुँचाने की कोशिश की है? देखिए जो मैसेज है, पहले तो जब बंदा लिखता है ना तो उसके दिमाग में एक बात होती है कि मेरे अंदर जो मैं फील करता हूँ, जो इमेजिन करता हूँ, ये मैं लोगों तक कैसे पहुँचाऊँ। तो फिर लिखने की बात आती है, वो अपना थॉट, अपनी इमेजिनेशन, अपना परसेप्शन उस पर डालता है और फिर लोगों तक पहुंचाता है। उसको ये गर्जो गायत नहीं होता है कि कोई इससे कुछ हासिल करे, उससे पहले जो उसकी मानो कि जो थिंकिंग होती है वो ये होती है कि नहीं, मेरे दिमाग में कोई थॉट आ गया है, मैं लिखूं, इस पर कलमबंद करूं, फिर देखते हैं आगे। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हमें प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो कश्मीरी यूथ है वो बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन ये टैलेंट ज़ाया हो रहा है। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है हमारे साथ। देखिए लगभग शाहीन साहब को 2012 में अवार्ड मिला, 2012 से लेकर आज तक लगभग 6-7 प्रोग्राम किए, बाकी कुछ नहीं किया, कोई बुलाता नहीं है हमें। तो ये मुझे लगता है कि बड़ी अलमियत की ट्रेजेडी की बात है। जी दीपा, चलते चलते मुख्तसरन में आपसे पूछना चाहूँगा कि जो भी नौजवान हमें इस वक्त देख रहे हैं, जो भी कलमकार हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? मुख्तसरन बता दीजिए। मेरी यही मैसेज रहेगी कि हर एक इंसान के लिए ज़रूरी होता है, एक उस्ताद की ज़रूरत होती है। तो हर एक उस्ताद को चाहिए बिल्कुल कि वो इंस्पायर करे अपने स्टूडेंट को, बिल्कुल, और अपने इंस्पिरेशन से उनको सिखाए, उनको जोर दे कि जो अगर राइटर, मैं तो राइटर्स की ही बात करूंगी, जो शौक हमारी जो जनरेशन, यंग जनरेशन रखती है, उनको तो ये बात सही कही शाहीन साहब ने कि डिसपॉइंटेशन कारण क्या, बल्कि तिमन हौसला अफजाई गई सन वर्कशॉप कम गसान, प्रोग्राम्स कम गसान, सिर्फ स्टेज योत मिलान, शायरन मिलान स्टेज वनुक,
तो कहानीकारन छु मेला रेडियो या का सु जरिए पानी कहानी बोलो मगर हेचान कतनस छु ये चीज हमें प्लेटफॉर्म्स हमें सिखाने के लिए करने हैं ततनस न है कि बोर्ड शायर डिसअपॉइंट करे न बोर्ड कहानीकार बल्कि ततनस कर काम कात। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मसरूफियात के बावजूद आपने आज वक्त निकाला, आप यहाँ आए। नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे नौजवान मुसन्निफीन और कलमकार। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। पार्टी चाहिए, चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन